सलाम अलैकुम तमाम साथियों को। तो फिर से आप लोगों का एक बार क्लास में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। खैर मकदम करता हूँ आप तमाम साथियों का और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। और सबसे पहले आप लोग ये बता दें आवाज़ वगैरह कैसा है, ताकि बला तमहीद ताखिर क्लास की इब्तदा कर दी जाए। और इससे पहले जो क्लास ऑलरेडी हम लोगों ने कल का क्लास जो देखा था वो हमारा क्लास उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देख लिए होंगे, वॉच कर लिए होंगे। और अगर नहीं देखे होंगे तो आज का क्लास देखने से पहले ये ध्यान में बात रखिएगा कि पार्ट 1 इसका जरूर देखिएगा, तभी ये क्लास समझ में आएंगे। और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी फीडबैक अच्छा मिल रहा है आप लोगों से। दुआ का मुतमन्नी भी हूँ, इस नाचीज के लिए मजीद दुआ करेंगे। और मैं आप लोगों से ये बताना चाहूंगा प्लीज एक बार कि आप इससे रिलेटेड यूजीसी नेट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये जेट का यूपीएससी का भी फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई हो गया है और इस पे भी ऑलरेडी बस एग्जाम आने को ही है। इसकी भी तैयारी ऑलरेडी यहाँ से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और उर्दू से मुताल्लिक या उर्दू अदब से मुताल्लिक कह लीजिए, इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, खा किसी भी स्टेट का हो, तो वो सारे उन सारी चीजों के लिए आपके लिए ये क्लास काफी बेनिफिशियल होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारा प्रीवियस में जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किया वो देख लिए होंगे। आज का वीडियो बस अपलोड होने को ही है, बस अपलोड हो ही जाएगा। आप लोग एक बार सोने से पहले जरूर देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा और जरूर फीडबैक दिया कीजिए। फीडबैक देने का मतलब है कि आप फीडबैक देंगे तो उससे ये लगता है, ये उम्मीद बन जाती है ना कि नहीं आप लोगों को फायदा हो रहा है। तो फायदा होने की वजह से ये ध्यान में रखिएगा कि जितने भी आपने वीडियो प्रीवियस में देखा है प्लीज कमेंट करके आंसर किया कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कहां तक के क्वेश्चन का अप्रोच हो पा रहा, रसाई हो पा रही है। ये जरूरी है आपके लिए। बोलता है ना कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, दरियाओं से कोई कह दे औकात में रहे। मतलब तूफान कर रहा है मेरी अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा है मेरी अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कि कश्ती भंवर में है। वही वाली बात है कि हम लोगों की मेहनत, कदोकाविश, जद्दोजहद ये अल्लाह तबारक व तआला रायगा नहीं जाने देंगे। आज समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोगों को ताने कह लीजिए, तानो तशनी कह लीजिए, ये बहुत ज्यादा शेयर किए जाते हैं, बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। तो इन सब चीजों को एकदम बनाए ताक रख करके जिस चीज में आप लगे हुए हैं लगन से रहिए, लगन से लगे रहिए और ये उम्मीद कीजिए अल्लाह तबारक व तआला की जात से उम्मीद भी बनाए रखिए। इंशाअल्लाह एक दिन कामयाबी मिलेगी। जो आज आपके ऊपर अंगुष्ठ नुमा है डेफिनेटली देखिएगा एक दिन ही वो आपके फेवर में बोलने वाले होंगे। डेफिनेटली दे विल बी स्पीक इन फेवर ऑफ यू, आपके फेवर में वो डेफिनेटली एक दिन बोलेंगे। और झुका दीजिए अपने कदमों में, वैसे लोगों को झुका दीजिए, मजबूर हो जाए वो आपके एडमायरिंग के लिए, मजबूर हो जाए वो आपकी तारीफ के लिए, मजबूर हो जाए वो आपकी प्रशंसा के लिए। तो नज्म से मुताल्लिक आज का हमारा ये दूसरा क्लास है। आप लोग जल्दी से एक बार बता दीजिएगा कि आवाज वगैरह कैसा है। उम्मीद तो करता हूँ कि सारी चीजें विजिबल होंगे और सारी चीजें आपको देख भी रही होगी जो भी मैंने आपके सामने में लिखा है। हमारा जो आज का क्लास है आप इसको ये कह सकते हैं कि लेक्चर नंबर 2 है और नज्म से मुताल्लिक आज का हमारा ये क्लास है। और बहुत अहम एक नज्म निगार शायर को लेकर के आया हूँ आपके सामने, जिनका नाम से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे, नजीर अकबर आबादी। नजीर अकबर आबादी से कौन वाकफियत नहीं रखता है? एक छोटा सा बच्चा जो मैट्रिक के एग्जाम की तैयारी करता है, नजीर अकबर आबादी के कलाम को वो जरूर पढ़ता है। जैसे इनका मुफलिसी है, बहुत ही फेमस एक तरह से कह लीजिए, इनका नज्म है, वहां से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी क्लास करते हैं तो उनको भी अंदाजा होगा। और हम लोग तो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को सारी चीजों से हम लोग मुकम्मल तरीके से आगाही होगी। लेकिन इनमें इंशाल्लाह कुछ अहम पॉइंट, जहां से आप ये कह लीजिए कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको ऑलरेडी डिस्कस करने के लिए आज का क्लास ये फॉर्म किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दुआ समाज फरमाएंगे और सारी चीजों को बारीक बिंदुओं के साथ जरा से ध्यान देंगे। और याद रखिए इस तरह के एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे बेहतर तरीके ये हैं कि आप किसी भी चीज को याद रखने के लिए ट्रिकी तौर पे अपने माइंड को इतना ज्यादा क्रिएटिव बनाइए कि हर चीज को इतना डेप्थ इसका सिलेबस है कि सारी चीजों को आप याद करके एज अ टीचर या ग्रुप डी के जो तैयारी करते हैं
वैसे अगर चाहिएगा हल्का हल्का पढ़ करके एग्जाम को करेक्ट कर लें, भैया आप हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी लेवल और कॉलेज लेवल पे आप प्रोफेसर लेक्चरर बनने के ख्वाहिशमंद है, तो डेफिनेटली आपको उतना ही मेहनत करना होगा, उतना ही ज्यादा वक्त देना होगा। आप कभी भी उन लोगों से, उन स्टूडेंट से आप अपने आप को होपलेस ना करें देखने के बाद कि वो कम मेहनत करके कामयाबी हासिल कर लेता है। बाबू उसका लेवल नीचे का है, आपका लेवल ऊपर का है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा वक्त देना होगा। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी। देखिए आज हम लोग एट ए टाइम कितने ये को एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो देखिए पहले यूजीसी में हमारा उर्दू पेपर है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसी तरह ऑलरेडी हम लोग जेट की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार का इलेक्शन कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आप लोगों ने सुना था बेट के बारे में, ये भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप लोगों को देखने को मिलेगा, आगामी दिनों में ही आपको मिल जाएगा देखने को। और टीआरई 4 वाले आप लोग भी अपने आप को कमर बांध दीजिए, आप तैयारी कर लीजिए और आप अपने आप को ये सोचिए कि बस बिहार में टीआरई 4 आपके लिए एकदम लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद फिर आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त तक आपका ही वक्त गुजर जाए, आपका ही समय बीत जाए, तो फिर फायदा क्या है स्मॉल ऑफ क्राइम नो भाई, अब चिल्लाने से क्या फायदा जब दुनिया चुग गई खेत। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपने लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी मानिए टीआरई 4 को, और इसके लिए एकदम अपने आप को लगा दीजिए। और अभी आप लोग स्टेट के एग्जाम दे करके आए होंगे, और वो साथी जो स्टेट में बैठे थे उनसे आप पूछ लीजिए कि कितना आउट पड़ाउन क्वेश्चन पूछा है। मतलब स्टेट में यूजीसी नेट का सिलेबस को इंक्लूड करके 75 से 80 क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ से रखा है भाई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम का मतलब कंटेंट कितना हाई लेवल का आ रहा। तो इसीलिए आपको मेहनत करने की जरूरत होगी, मेहनत ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। सिलेबस के अलावा भी आपको पढ़ाई करनी होगी ताकि जहां से भी क्वेश्चन पूछे आपको आसानी से रसाई हो जाए। चलिए आज के हम लोग क्लास देखते हैं। आगामी बातें ऑलरेडी मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। और देखिए आज का क्लास मजमून उर्दू है हमारा, नज्म निगारी से मुतालिक हमारी बातें होंगी। और आज के हम लोग बात करेंगे अवामी शहर। पहला यही से कॉन्टेंट ले लीजिए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि नज्म निगारों में उस नज्म निगार का के बारे में बताइए जिन्हें अवामी शायर के नाम से याद किया जाता है। तो अवामी शायर के नाम से याद रखिएगा नजीर अकबर आबादी को। और याद रखिएगा कुछ पॉइंट मैं ऐसा लेकर के आया हूं जिसको नोट डाउन आपको करना एकदम जरूरी है। आप देखे होंगे आपके पास कई सारी किताबें होंगी, मौसूल होंगे, लेकिन उनके अलावा एडिशनल बातें जो मैं रखना चाहता हूं आपके सामने में, उन सारी चीजों को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो अवामी शायर नजीर अकबर आबादी, इनकी अगर पैदाइश की हम लोग बात कर लें तो सन 1740 में ये दिल्ली में पैदा हुए थे। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा नजीर अकबराबादी से आदमी का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, कहीं ना कहीं ये ध्यान में आ जाती है कि अकबराबाद आगरा में ये पैदा हुए थे। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा मिर्जा गालिब साहब और उमर तकी मीर, इन दोनों की अगर हम लोग बात कर लें तो इनके नाम के साथ इनकी जगह को ऑलरेडी इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन ये अकबराबाद में पैदा हुए थे। लेकिन अगर हम लोग नजीर अकबराबादी की बात कर लें तो अकबराबाद इनके नाम के साथ क्यों लगा, आगे में हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, इंशाल्लाह बताते हैं क्यों ऐसा लगा। 1740 में ये दिल्ली में पैदा हुए थे और सन 1830 में इनकी वफात हुई थी। वफात से आपको कई बार मैंने बताया कि जितने भी गजल गो शोरा के बारे में पढ़े हैं उनका पूरा एक डिटेल बनाइएगा, एक लिस्ट बनाइएगा, और उनकी सन्ने पैदाइश, सन्ने विलादत, सन्ने वफात और उनका जाए पैदाइश और जाए वफात, ये एकदम ऑलरेडी तरतीब वाइज आपको रखना पड़ेगा। इसलिए कि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके आप देखिए तो 100 क्वेश्चन में आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको इससे मिल जाता है देखने को, जाए पैदाइश और जाए वफात। आपका दिमाग में चलता होगा कि इतना हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हैं कि इतनी छोटी चीजें पूछेंगे। बाबू ये छोटी चीजें नहीं है, आपको डुबो देने के लिए 2-4 क्वेश्चन ही काफी हैं। याद रखिएगा, बोलते हैं ना कि हर शायद कोई उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। 1-2 क्वेश्चन भी अगर आपका मिस कर जाता है, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद करना बहुत बड़ी चीज नहीं है। इनको जहन में बैठा लीजिए। नज्म निगारों का जितना भी फेहरिस्त मैं आपके सामने में रखूंगा उनका एकदम तरतीब से सारा नाम याद कर लीजिएगा, ये भी जरूरी है आपके लिए। अगर हम लोग बात कर ले इनकी असल नाम इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि नजीर अकबर आबादी से ये मशहूर हो गए। और नजीर अकबर आबादी के साथ वो भी तो हैं डिप्टी नजीर अहमद साहब हैं। तो डिप्टी नजीर अहमद साहब
और मैं आप लोगों से इस चीज के लिए और माफी चाहता हूँ, तहे दिल से माफी चाहता हूँ इस चीज को लेकर के कि शायद मैंने कल के क्लास में एक चीज मतलब ये कह लीजिए कि मफहूम में एरर आ गया था। शायद मैं नजीर अकबर आबादी के बारे में लिख रहा था, शायद मैंने जाल पे लिख दिया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। डिप्टी नजीर अहमद का नाम जो है ना वो नजीर से है, जाल से है, लेकिन याद रखिएगा ये जो नजीर अकबर आबादी ये जा से है, ताजा वाली जा से है। तो शायद मैंने कल लिख दिया हो, शायद आप देखिएगा तो प्लीज उसको इग्नोर कर दीजिएगा, नजरअंदाज कर दीजिएगा। मैंने सोचा था कि आज आप लोगों से स्किप कर लूंगा इस चीज को लेकर के। तो नजीर अकबर आबादी 1740 सन 1823, अगर बात कर लें 1757 में इनके असल नाम की तरफ अगर हम लोग चले तो वली मोहम्मद इनका असल नाम था, शेख वली मोहम्मद। तो फिर आप जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कमेंट करके, अली मोहम्मद किसका नाम था, किस गजलगो शायर का असल नाम अली मोहम्मद था। और चलिए इतना तक की हिंट मैं आप लोगों को दे दे रहा हूं कि वो बिहार से ताल्लुक रखने वाले थे, बिहार से ताल्लुक रखने वाले थे, उनका नाम अली मोहम्मद था। अब अली मोहम्मद से तो वो मशहूर नहीं है, लेकिन याद रखिएगा उनका असल नाम अली मोहम्मद था, ये ध्यान में रखिएगा, और बिहार से मुंसलिक थे। अब अगर आपका सही हो जा रहा तो आप बता दीजिएगा। शेख वली मोहम्मद, वालिद का नाम अगर हम लोग बात कर ले तो शेख फारूक इनके वालिद का नाम था। 1757 में अभी मैंने बोला ना कि नजीर के साथ अकबर आबादी क्यों लगा, तो याद रखिएगा नजीर अकबर आबादी सन 1757 में वालदा के साथ ही अकबराबाद चले गए थे और हमेशा के लिए वहीं जाकर के क़याम पजीर हो गए थे। अच्छा, आप यहाँ पे ये बताइएगा जल्दी से, आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, दैट इज द दिस क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा कि जब ये 1757 में दिल्ली छोड़ करके अकबराबाद जब गए थे तो वहां पे किस बादशाह का, मतलब किस बादशाह के साथ या किस बादशाह ने वहां पे जंगो जिदाल का मामला पेश आ गए थे, किस बादशाह के जमाने में, जिसके वजह से इनको दिल्ली छोड़कर जाना पड़ गया और इन्होंने अकबराबाद का रास्ता अख्तियार किया और हमेशा के लिए जाकर के वहां क़याम पजीर हो गए। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि बताइए उस समय जो इनके जमाने में जब वहां पे हलचल मची थी, जब वहां पे मतलब इस तरह से जंगो जिदाल का मसला आया था, तो वो किस बादशाह के जमाने में, दैट इज द क्वेश्चन। यही तो क्वेश्चन ऑलरेडी फॉर्म भी किया जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, ये कमेंट करके आंसर आप कीजिएगा। अगर बात कर लें तो यही एक ऐसे शायर हैं, जैसे मिर्जा गालिब के बारे में बात कर लें, डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की बात कर लें, ब्रिज नारायण चकबस साहब की बात कर लें, या इसी तरह अफसाना निगारों में बात कर लीजिए, मुंशी प्रेमचंद हो गए, कुर्रतुल-ऐन हैदर साहब हो गए, इन सब की बात कर लीजिए, तो इन्होंने कहीं ना कहीं शागिर्दी अख्तियार की, इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी शागिर्द किसी उस्ताद के अंडर में रह करके इन्होंने काम किया। लेकिन नजीर अकबर आबादी की अगर हम लोग बात कर ले तो इन्होंने शायरी के अंदर किसी की शागिर्दी अख्तियार ही नहीं किया। इसीलिए याद रखिएगा इनके कई पक्ष में कई सारे कमेंट आते हैं, कई सारे स्टेटमेंट हैं, और एक दो अगर शमशुर रहमान फारूकी साहब का अगर स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा कि इनके बरखिलाफ जाता है। तो ये एहतशाम हुसैन साहब का अगर देखना चाहेंगे नक्कादों में से तो इनके खिलाफ जाता है। लेकिन अगर आप सलीमुद्दीन अहमद साहब की बात कर लें तो इनके पक्ष में आकर के बात करते हैं। तो इन्होंने किसी के शागिर्दी अख्तियार नहीं की थी। शायरी में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल इन्होंने ही किया है। अब मतरूक बमाना, इसका माना क्या होगा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर आप बता देंगे आपकी रसाई हो जाएगी तो कमेंट करके आंसर कर दीजिएगा, अदरवाइज कल के क्लास में फिर हम बताएंगे। अब ये ध्यान में मत रखना कि सर को नहीं आ रहा, मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कहां तक की तैयारी कर रहे हो, किस लेवल की आपकी तैयारी हो गई है। मतरूक का हिंट मैं दे रहा हूं, ये असल वर्ड जो है ना तर्क से है मतरूक। अब मतरूक का माना क्या होगा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल इन्होंने अपने कलाम में किया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से नज्म निगार हैं जिन्होंने अपने कलाम के अंदर ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया है, तो आप आंसर कीजिएगा नजीर अकबर आबादी। हिंदुस्तानी अल्फाज का इस्तेमाल उनके कलाम में ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात कर लें बहुत सारे शोरा किराम हैं जिन्होंने फारसी अल्फाज का इस्तेमाल किया, अरबी का इस्तेमाल किया, लेकिन हिंदुस्तानी अल्फाज की अगर हम लोग बात कर लें तो एक तरह से अल्फाजों का ज़म्मे गफ़ीर है। यहाँ पे कई सारे अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे यहाँ हिंदवी है, इसी तरह हमारे यहाँ महाराष्ट्री है, इसी तरह हमारे यहाँ सिंधी है, इसी तरह हमारे यहाँ शोर शीनी से कई सारे जबान निकलते हैं, वहां से हैं।
मगधी है, अर्ध मगधी है, ये सारे के सारे शुद्ध हिंदुस्तानी जबान हम कह सकते हैं इनको। तो इन्हीं के कलाम के अंदर ज्यादातर अगर बात कर लिया जाए तो हिंदुस्तानी अल्फाज का ज्यादा इनके कलाम के अंदर इस्तेमाल किया गया है। नजीर नजीर अगर आपसे ये पूछ ले कि नजीर अकबर आबादी किस शायर के हम असर शायर थे, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, मीर तकी मीर साहब। अब जल्दी से कमेंट करके एक आंसर कीजिएगा कि मीर तकी मीर साहब की पैदाइश कब क्या है, मीर तकी मीर साहब कब पैदा हुए थे। और नजीर अकबर आबादी के बारे में तो मैंने ऊपर भी बता दिया। उर्दू में अवामी शायरी के नुमाइंदा शायर हैं, उर्दू में अवामी शायरी के नुमाइंदा शायर इन्हें माना जाता है, तस्लीम किया जाता है। किनको? नजीर अकबर आबादी को। नजीर किसी दबिस्तान से मुंसलिक नहीं थे, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नजीर किसी दबिस्तान से मुंसलिक नहीं थे। भाई ये किसी दबिस्तान से मुंसलिक नहीं थे। ये सारे के सारे जो मैं ऑलरेडी आपके सामने बता रहा हूँ ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उर्दू में अवामी शायरी के नुमाइंदा शायर माने जाते हैं नजीर अकबर आबादी। नजीर अकबर आबादी किसी दबिस्तान से मुंसलिक नहीं थे। जैसे आपको इससे पहले कई बार बताया गया कि बहुत सारे जो शोरा किराम है किसी न किसी दबिस्तान से मुंसलिक थे। उर्दू अदब में अवामी शायर के साथ लोक शायरी का इमाम भी इन्हें कहा जाता है। लोक शायरी का इमाम कहने का मतलब इनका लोकप्रियता इस कदर थी, इनको इस कदर था कि इनको लोक शायरी का इमाम भी कहा गया। उर्दू अदब में अवामी शायर के साथ साथ लोक शायरी का इमाम भी कहा गया। जबान निहायत सादा, काबिल फहम और अवामी लहजे से पुरतासीर था। अगर इनकी जबान की हम लोग बात कर लें तो बहुत निहायत सादगी अल्फाज का इस्तेमाल किया करते थे। काबिल फहम का मतलब वो अल्फाज के जखीरे को इस्तेमाल किया करते थे जो लोगों का समझ से परे ना होकर के लोगों के समझ में हुआ करता था, मतलब समझ जाते थे लेकिन, और अवामी लहजा से पुरतासीर हुआ करता था। ये इनके कलाम की खुसूसियत है। इनके शायरी में जिंदगी का भरपूर अक्कासी नजर आता है, मतलब इनकी जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी चीजें हुआ करते थे उनसे कहीं ना कहीं उनके जो कलाम थे वो मुतासिर थे, वो अपने कलाम के अंदर इस्तेमाल किया करते थे। आई थिंक सारी चीजें क्लियर होती होंगी धीरे धीरे। बता दो एक बार जल्दी से कमेंट करके प्लीज एवरीवन, आप बता दो जल्दी से सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। हकीकत निगारी से वाबस्ता शायरी को मुंसलिक कहा है, मतलब ये कि हकीकत निगारी से वाबस्ता थी इनके कलाम के अंदर जो थी फॉल्सनेस ज्यादा नहीं था, हकीकत निगारी पर बात किया करते थे, हकीकत पेश किया करते थे अपने कलामों के जरिए। इनके नज़्मों ने उर्दू शायरी को आवाम से जोड़ा है। इनके नज़्मों ने मतलब इनके कलाम ने उर्दू शायरी को आवाम से मुंसलिक कर दिया है, आवाम से जोड़ दिया है, आवाम से कनेक्टेड, इनके कलाम जो है आवाम से कनेक्टेड होकर के रह गया है। ये चीज याद रखिएगा। कलाम में सादगी भरपूर पाई जाती है, मुकम्मल तरीके से इनके कलाम के अंदर सादगी पाई जाती है। जैसे आप लखनवी शोरा की बात कर लें तो उनके यहाँ तसन्नुअ और बनावट पाई जाती थी, दिखावे का अल्फाज उनके यहाँ ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे, उनके यहाँ दिखावे बहुत ज्यादा थे, लेकिन इनके यहाँ कुछ इस तरह के नहीं, सादगी बहुत ज्यादा थी इनके कलाम के अंदर, सादगी पर इन्होंने काम किया था। अवामी जिंदगी का मुतबर तर्जुमान माना गया है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ मेरा यहाँ पे कंटेंट पढ़ना मकसद नहीं है बाबू, ये सारे के सारे कंटेंट जो मैं आपके सामने में रीड कर रहा हूँ, ये सारी के सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं ट्रिक इस्तेमाल करके यूज करना होगा, इस्तेमाल करके इसे याद करना होगा, ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर के आप ऑलरेडी जब पेपर देखेंगे तो वहां पे आपका क्वेश्चन जिस तरह से फॉर्म करके आएगा उसी तरह आपको आंसर करना होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने बच्चे जेट वाले बच्चे जो फॉर्म भरे होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं कह दूं, आप लोगों को बता दूंगा कि देखिए यूजीसी नेट वाले जो पेपर है ना, उसके बनिस्बत अगर जेट की हम लोग बात कर लें, यहाँ पे भी आपका 150 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको 3 घंटे का टाइम है, लेकिन यहाँ जो आपका पेपर होने वाला है वो ऑफलाइन पेपर होने वाला है। और ऑफलाइन पेपर में ये एक तरह से आप कह लीजिए डिमेरिट है। अगर ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो वहां पे एक अच्छाई ये भी है कि हमको जब तक के टाइमिंग है तब तक के मेरे पास राइट है कि हम किसी क्वेश्चन को गलत करके आए तो उसे सही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान में बात रखिएगा कि ऑफलाइन पेपर में एक बार मैंने किसी को टिक लगा दिया
तो वहां पे जो गलत हो गया सो गलत हो गया, अब हम उसको सही नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सही करने का। इसलिए बहुत केयरफुल्ली, बहुत ध्यान से हम लोगों को पढ़ना है, रीड करना है सारी चीजों को, और उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें जहन में बैठाना होगा सारी चीजों को, ताकि वो मुकम्मल तरीके से हमारी जिंदगी में कह रहे हमारे माइंड के अंदर वो सारी चीजें आसानी से बैठ जाए। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आप लोगों को? सारी चीजें समझ में आ गई? बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपको जहन में रखना होगा। कुछ नए नई चीजें हैं जिनको ऑलरेडी आप जहन में रखिएगा। उर्दू अदब में आवाज़ी शायर के साथ लोक शायरी का इमाम कहा गया इन्हें। जबान निहायत सादा और काबिल फहम था, इनके शायरी में जिंदगी का भरपूर अक्कासी नजर आता है। ये सारी चीजें, ये सारे स्टेटमेंट कह लीजिए, ये सारे कंटेंट कह लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको आपको ध्यान में रखना ही होगा। अगर इनको हम छोड़ते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो याद रखिएगा एग्जाम हमें नजरअंदाज कर देगा। तो इन सबको ऑलरेडी आप बैठा लीजिए, एक तरतीब से ऑलरेडी इनको लिखिए और लिख करके उसको बार बार रिपीट कीजिए। मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ कि इंशाल्लाह अगर वक्त ने इजाजत दिया, अगर हमारे पास वक्त रहा तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन सब के ऑलरेडी प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊंगा। जैसे गजल कंप्लीट कराने के बाद उस पर ऑलरेडी मैंने क्लास किया था, वैसे इंशाल्लाह इस पे भी हम क्लास लेकर के आएंगे। वो जो हमारा जो क्लास होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है। जो अब तक के गजल वाले क्लास नहीं देखे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप एक बार उस क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। बात का अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग जल्दी से, एक कमेंट करके आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। एक चीज बताइए कि इनके ऊपर एक ड्रामा आगरा बाजार, ये किसने लिखा है, ये किसका है? और अगर इस क्वेश्चन तक रसाई हो रहा है आपको, तो फिर उस ड्रामा निगार का तारीख पैदाइश और तारीख वफात भी जरूर बता दीजिएगा। नजीर अकबर आबादी पर एक ड्रामा लिखी गई है और उस ड्रामा निगार का नाम बता दीजिए, उनका सन्ने विलादत और सन्ने वफात बता दीजिए, दोनों चीजें बता दीजिए। और इससे पहले जो भी ऑलरेडी मैंने आपके सामने में कंटेंट वगैरह रखा था, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया, सारी चीजों को मैंने बता दिया। और कितना इंपॉर्टेंट है इनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कुछ चंद अकवाल इनसे मुताल्लिक है, दरअसल गौर से देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बन ही जाते हैं, देखने को मिल ही जाता है। तो इनसे रिलेटेड नजीर अकबर आबादी से मुताल्लिक चंद अकवाल, इनके बारे में चंद अकवाल हैं, इनको जरा गौर से सुनिएगा। और इन सबको सुनने के बाद इनको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जितने भी स्टेटमेंट वगैरह शोरा के बारे में कही जाती है या शोरा के बारे में ऑलरेडी लोगों का नजरिया है, उनको एक जगह आप बैठा लीजिए और जितने भी शोरा कराम हैं, ये जितने भी अकवाल हैं ना, उनमें ये देखिए कि सैयद एहतशाम हुसैन से मुताल्लिक किनके बारे में कितने सारे स्टेटमेंट हैं। इसी तरह मजनू गोरखपुरी साहब को देखिए, उनसे उनका स्टेटमेंट किनके बारे में किनके बारे में क्या है। इसी तरह अल्लामा इकबाल साहब के बारे में किनका थॉट कैसा है। ऐसे करके आप बैठाएंगे ना तो जहन में सारी चीजें बहुत आसानी से बैठ जाएगी, एक ट्रिक के तौर पे याद हो जाएगा आपको सारी चीजें। तो वहां से आसानी से ऑलरेडी क्वेश्चन तक का रसाई हो जाएगा। चलिए इनके बारे में चंद अखबार हैं, इनको भी जरा गौर से देखिएगा और जल्दी से आप बता दीजिएगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन दिया है, अगर आपका रसाई आंसर तक हो रहा है तो प्लीज कमेंट करके आप आंसर दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग देख लें तो नजीर अकबर आबादी साहब को चुटकुलेबाज शायर किसने कहा है कि ये चुटकुलेबाज शायर हैं। तो ये किसने कहा है? तो आप याद रखिएगा, बहुत काबिल फहम नक्काद नियाज फतेहपुरी का मानना था। इन्होंने कहा था कि नजीर अकबर आबादी जो है एक चुटकुलेबाज शायर हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और नियाज फतेहपुरी से मुतालिक एक और स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी मैंने ढूंढ करके निकाला आपके लिए, ताकि इसको भी याद रखिएगा। यहाँ कबीर के अखलाक और खुसरो का जहन का एक दिलकश इम्तिजाज देखने को मिलता है। ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा नियाज फतेहपुरी से।
नियाज फतेहपुरी का ही है, नज़ीर अकबर आबादी से मुताल्लिक। यहाँ कबीर के अखलाक और खुसरो का ज़हन का एक दिलकश इम्तिजाज देखने को मिलता है। ये दोनों नियाज फतेहपुरी से मुताल्लिक हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैंने ऑलरेडी मैंने देखा जहां जहां से एक ही नाक़िद, एक ही नक़ाद का या फिर एक ही मुहक़्क़िक़ का या एक ही शायर का कई सारे स्टेटमेंट हैं, तो उनको मैंने एक ही जगह इसलिए कर दिया। जैसे अगर हम लोग बात कर लें, शायरी इनके कब्ज़े कुदरत से बाहर है, एक स्टेटमेंट ये है। और इनके बारे में कहा गया कि इनका दिमाग छोटा और तजुर्बा महदूद है। इसी तरह एक और है कि मैं इनको बड़ा शायर नहीं गर्दानता, लेकिन वो लायक मुताला जरूर है। ये तीनों चीजें जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने में रखा है कि शायरी इनके कब्ज़े कुदरत से बाहर है, इनका दिमाग छोटा और तजुर्बा महदूद है, और इसी तरह मैं इनको एक बड़ा शायर तस्लीम नहीं करता, नहीं मानता, नहीं गर्दानता, लेकिन वो लायक मुताला जरूर है। ये तीनों स्टेटमेंट अगर हम लोग ध्यान में रखें तो ये शमशुर रहमान फारूकी साहब का है। अब शमशुर रहमान फारूकी साहब का तारीख पैदाइश और तारीख वफात आप मेंशन जरूर कीजिएगा प्लीज। अगर आपको ध्यान में है तो आप मेंशन कीजिएगा। आप कभी भी इन सब चीजों से अपने आप को ना इनहराफ ना करें, अपने आप को बचाएं नहीं। आप बोलेंगे कि सर एक ही चीज को कई बार कराते हैं, मेरा कराने का उद्देश्य ये, मकसद ये है, उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। आपको करना इसलिए है कि आप जितने बार करेंगे ना, इंशाल्लाह वो चीजें आपके ध्यान में उतना ही ज्यादा बैठते चले जाएंगे। और जब एग्जाम हॉल में जाइएगा ना, और जब सारी चीजें आप शुरू की इब्तदाई 2-4 ये सवालात आसानी से जब हल करेंगे ना, तो देखिएगा आपके अंदर एक अलग तरीके का हौसला पैदा होगा। फिर इंशाल्लाह ना कोई क्वेश्चन आपके सामने टफ भी आएगा ना, उसको भी आप आसानी से कर जाइएगा। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये सब तरीका मैं बता रहा हूँ। और मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, जब पेपर आप देने जाइएगा तो प्लीज 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 मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आप यूनिट वाइज चलने की जरूरत नहीं कि नहीं हम 1 से ही चलेंगे और 100 तक जाएंगे। देखिए आप ऑलरेडी 10 यूनिट की तैयारी कर रहे हैं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, ऑनलाइन आकर के बोल रहा हूँ। ये बात ध्यान में रखिएगा कि सारा यूनिट ऑलरेडी आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है, ये हकीकत है। और हकीकत पे पर्दा आप ना डाल सकते हैं, अब मत डालिएगा भी नहीं। इसलिए कि देखिए आप उन्हीं को समझा बुझा सकते हैं, उन्हीं को ऑलरेडी आप इन सब चीजों से एक तरह से कह लीजिए कि दरकिनार कर सकते हैं जो ऑलरेडी इनसे जुड़े नहीं है। आप मुझे आकर के समझाएंगे कि नहीं मेरा सारा का सारा यूनिट कंप्लीट है, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस रह जाती है, किसी ना किसी यूनिट में आपकी कमियां रह जाती हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपका सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, आप वहीं से क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। आप 12, 10, 15 क्वेश्चन जब आप रेगुलर सही करेंगे तो आप डेफिनेटली आज अंदर से एक अलग तरीके का ऊर्जा आपको देखने को मिलेगा, एक तरह का अलग से आपको अपने अंदर हौसला बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, तो फिर इंशाल्लाह आप क्वेश्चन और भी क्वेश्चन जो है ना, उनको जब हल करे जाएंगे ना, तो थोड़ा सा टफ भी होगा ना, आप देखिएगा वो आपको आसान होता हुआ नजर आएगा। तो ये तरीका है पेपर हल करने का। इन सब चीजों को देखिए, कुछ बहुत ज्यादा मेहनत कर लेना कमाल नहीं है। बहुत सारी चीजों को ट्रिक के साथ हल किया जाता है, मेथड के साथ यूज किया जाता है कि कौन सा तरीका हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। उसमें आपका टाइम का भी बचत हो जाएगा, वक्त का दरकार भी ऑलरेडी ज्यादा नहीं होगा, कम वक्त में बहुत सारी चीजें कर जाएंगे। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए काम कीजिएगा। इसी तरह नजीर उर्दू शायरी में आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारों के मानंद है, एक ना करके यहाँ कर दीजिए, सिर्फ कर दीजिए। नजीर शायरी में आसमान पर चमकता हुआ दरख्शिंदा सितारों की मानंद है और इनका वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है। ये दोनों याद रखिएगा। कलीमुद्दीन अहमद साहब से मुताल्लिक है। कलीमुद्दीन अहमद साहब ने ये स्टेटमेंट कलीमुद्दीन अहमद साहब का है, नजीर अकबर आबादी से। याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। कलीमुद्दीन अहमद साहब का जितना भी स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होता है, लेकिन याद रखिएगा बहुत पॉजिटिव है, यहाँ पे बहुत मुस्बत है। इनका स्टेटमेंट दोनों यहाँ पे मुस्बत है, नजीर अकबर आबादी से मुताल्लिक। मतलब ये अपोजिट चलते हैं, जिनका जहाँ पे मुस्बत है वहां पे इनका मनफी है, जहाँ पे लोगों का मनफी है मतलब अक्सरियत लोगों ने किसी चीज के बारे में मनफी कही है बात, यहाँ वहां पे वो ऑलरेडी मुस्बत कहते हैं। और बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी लोगों ने मुस्बत माना है
उनको ये सिरे से एकदम नकार देते हैं, खारिज कर देते हैं, एकदम खारिज कर देते हैं, उनको एकदम हटा देते हैं। इनके नज्म कलजुग को रूसों के मुआशरती अहदनामा करार दिया है मजनू गोरखपुरी ने। इनके नज्म कलजुग इनका एक नज्म है, इनको रूसों के मुआशरती अहदनामा करार दिया है मजनू गोरखपुरी ने। मैं इनको बड़ा शायर नहीं गर्दानता, अभी तो मैं ऑलरेडी इनके सामने इसके बारे में मैंने रखा। देखिए, फनकाराना नजरिए से इनके कलाम में नकायस है, मतलब कमियां हैं। तखय्युल के नजरिए से अगर देखा जाए तो तरह तरह की नाहमवारियां नजर आती हैं इनके कलाम के अंदर, लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी सदाकत और दयानतदारी इनके सारे अयूब पर पर्दा डाल देते हैं। बकौल सैयद एहतशाम हुसैन का मानना है कि इनके कलाम के अंदर कहीं ना कहीं नकायस देखने को मिलते हैं, कमियां नजर आती हैं। तखय्युल के नजर से अगर देखा जाए तो कई तरह की हमवारियां नजर आती हैं, लेकिन इनकी सदाकत और दयानतदारी इनके सारे अयूब पर पर्दा डाल देते हैं। सैयद एहतशाम हुसैन, ये सारे के सारे स्टेटमेंट आप लोगों ने सुन लिया होगा। यहाँ कबीर के अखलाक और खुसरू का जहन का एक दिलकश इम्तिजाज देखने को मिलता है। मकौल न्याज फतहपुरी। अगर इनके हम लोग शामिल निसाब अगर ये की बात कर लें, कलाम की बात कर लें, तो नजीर अकबर आबादी से मुताल्लिक इनका मुफलिसी नामा है। मुफलिसी नामा ये ध्यान में रखिएगा। और अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कि जो मुफलिसी नामा है ये कितने बंदों पर मुश्तमिल है, मतलब इसमें कितने बंद है टोटल, ये आप बता दीजिएगा जल्दी से। इसी तरह इनका शामिल निसाब आदमी नामा है, इनके बारे में बता दीजिएगा आदमी नामा में कितने बंद हैं, यहां से भी बता दीजिएगा आप लोग जल्दी से। और इनका एक और है बंजारा नामा, अब बंजारा नामा में बता दीजिएगा टोटल कितने बंद हैं। इन सारे चीजों को ऑलरेडी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे इनके अगर हम लोग कुछ बात कर लें, मुफलिसी नामा अगर आपसे ये पूछ ले क्या कई बार पूछा गया है, आपसे ये पूछ ले कि ये नज्म जो है किस हैयत में लिखी गई है, किस हैयत में इस नज्म को लिखा गया है, तो आप याद रखिएगा मुफलिसी जो है ना ये मुहम्मद की हैयत में लिखी गई है। और इसके बारे में मुफलिसी का माना क्या होता है, तो पैदा होने वाले हालात और उसकी बदतरीन नतायज जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी। इनका तो कलाम एकदम समझना आसान है, अगर यहाँ से क्वेश्चन टकराएगा डेफिनेटली आप आंसर कर जाइएगा, ना सुने रहिएगा फिर भी आप कर जाइएगा, मुझे उम्मीद है। बिकॉज इसलिए कि आप मेरे स्टूडेंट है ना, इतना तो ऑलरेडी आप टैलेंट हो ही कि आप डेफिनेटली कर जाएंगे कि जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी। और मोहम्मद किसे कहते हैं, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए तो मोहम्मद किसे कहते हैं। मोहम्मद उसे कहते हैं जिसके मिसरों की तादाद 6 हो, जिसके मिसरों की तादाद 8 हो, या मोहम्मद उसे कहते हैं जिसके मिसरों की तादाद 5 हो, या उसे कहते हैं जिसके मिसरों की तादाद दिगर हो, दिगर का मतलब 10-12 हो, इस तरह से हो। तो आप बताइएगा जल्दी से कितने को कहते हैं कि जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज बैठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी, ये दुख वो जान है जिस पे क्या आती है मुफलिसी। एक अंदाज है कहने का, एक तरीका है, इनको आप बहुत आसानी से आप पहचान लीजिएगा कि जब रोटियों के बनने का आकर पड़े शुमार, मुफलिस को देवे एक तो अंगर को 4-4, गर मांगे और वो तो उसे झड़के बार बार। इस मुफलिसी का बयां क्या करूं मैं यार, मुफलिस को इस जगह भी चबाती है मुफलिसी। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर, हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक खान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। तो ये अंदाज है इनका कहने का। मुफलिसी नामा, आप इससे मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा हूं, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा कि कितने इसके अंदर बंद हैं टोटल। इसी तरह आदमी नामा का भी अगर अंदाज हम लोग बात कर लें तो आदमी याद रखिएगा ना, ये ट्रिक ध्यान में रखिएगा। जिस मिसरे के आखिर में आदमी है, अगर खवाफी अगर बात कर ले आदमी है तो ये आदमी नामा से है। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी, किरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, और टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। इस तरह से अंदाज में जो कही गई ये बात है, याद रखिएगा, नजीर अकबर आबादी से मुताल्लिक है। इसी तरह अगर हम लोग बंजारा नामा का अंदाज ले लें, अच्छा बंजारा नामा भी आप बता दीजिएगा मुहम्मद की हैयत में है, और मुहम्मद में कितने होते हैं अभी मैंने पूछा, आप लोग बता दीजिएगा
कि टिकहर सुहावा को छोड़ मिया, मत देश विदेश तेरे मारा, फजा फादल का लूटे है दिन रात बजा कर नकारा। क्या बधिया भैंसा बैल शुदुर, क्या गोए पाला सर पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। इन्होंने बंजारा नामा को याद रखिएगा। मौत से ये क्या है, मौत से मुंसलिक करके ये बात कही है इन्होंने कि अगर तू है देखिए बंजारा और खेत भी तेरे भारी हैं, गाफिल तुझसे भी चोरता एक और बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर मिसली कम गिरे, क्या सांभर मीठा खारी है, क्या दाख मन की सोंठ मिर्च, क्या कैसर लोग सुपारी है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जब इंसान की मौत आती है तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके पास रह जाएगा कि क्या बधिया लादे बैल भरे, क्या पूरब पश्चिम जावेगा, ये सूद बढ़ा कर लावेगा, या टूटा घाटा पावेगा, राग अजल का रस्ते में जब भाला मार गिरावेगा, धन दौलत नाती पोता क्या है कुंबा काम ना आवेगा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो अंदाज भी इनका कहने का मुख्तलिफ है और लोगों से, और इनका तर्ज भी अलग है, और ये सारे के सारे मुहम्मद की हियत में है। मुहम्मद में कितने होते हैं आप ये बता दीजिएगा, कितने मिसरों की तादाद होते हैं ये भी बता दीजिएगा। और प्लीज आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, इसके बारे में जरूर फीडबैक दीजिएगा। और जितने हमारे नए साथी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इंशाल्लाह बाकायदा तौर पे मैं आप लोगों को 12 कहता आ रहा हूँ कि इंशाल्लाह दिसंबर वाला सेशन हो जाने दीजिए, डेट हो जाने दीजिए, तो इंशाल्लाह उसके बाद जो ऑलरेडी आपका क्लास फॉर्म किया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ यकीन मानिए कि इंशाल्लाह उस समय तक सारी चीजें जितने भी क्लास से रिलेटेड जो दुश्वारियां आ रही हैं इंशाल्लाह ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इनको ऑलरेडी मैं किसी तरह खत्म कर दूंगा और वो सारे फैसिलिटीज इंशाल्लाह आपको दूंगा जो एक टीचर ऑनलाइन में अपने बच्चों को प्रोवाइड कराता है। इसके लिए आपसे दुआ की दरख्वास्त है, आप मेरे लिए इस मैसेज के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। और छोटी मोटी मेहनत, छोटी मोटी कदो काविश अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर थोड़ी सी सपोर्ट कर दीजिएगा इस चैनल को, ये आपकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज और तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।